हम्म आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे मामले पर बात करने वाले हैं जो शुरू तो हुआ था 1998 में, लेकिन खत्म होने में इसे 28 साल लग गए। हाँ, और ये मामला सिर्फ तस्करी का नहीं है, बल्कि हमारे कानूनी सिस्टम के एक बहुत ही दिलचस्प पेच को सामने लाता है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है पटना बाईपास से। एक आम सी दिखने वाली डिलीवरी वैन को रोका जाता है, ऊपर से एकदम खाली, लेकिन जैसे ही तिरपाल हटाया जाता है, अंदर से लाखों का विदेशी माल निकलता है। और वो कोई छोटा मोटा माल नहीं था। उस ट्रक से करीब 3000 जापानीज पैनासोनिक वीडियो कैसेट निकले थे, और साथ में 129 एयर कंप्रेसर भी थे। अरे वाह, 90 के दशक में तो इन चीजों की विदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी डिमांड होती थी। एकदम सही कह रही हैं। उस समय इस पूरी खेप की कीमत लगभग 21 लाख रुपए आंकी गई थी, और जांच में साफ हो गया था कि ये किसी एक आदमी का काम नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पूरा बड़ा सिंडिकेट था। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब ट्रक का ड्राइवर रघुनाथ गुप्ता पकड़ा जाता है। उसका सीधा सा जवाब था कि उसे तो बस भाड़े पर रखा गया था। हाँ, उसका कहना था कि उसे नहीं पता था कि उन सील बंद पैकेटों के अंदर क्या है। और ये बात काफी हद तक लॉजिकल भी लगती है। एक ड्राइवर हर एक डिब्बा खोलकर तो नहीं देखता ना। और एक और आरोपी था, श्याम गुप्ता। उसे तो दिल्ली से सिर्फ एक होटल के फोन नंबर और किसी दूसरे के बयान के आधार पर उठा लिया गया था। सही बात है। और यहीं से बचाव पक्ष ने कोर्ट में अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि ड्राइवर को कुछ पता नहीं था, बल्कि उन्होंने पूरी जांच प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिया। वो कैसे? उन्होंने कहा कि इन आरोपियों ने कस्टम अधिकारियों को जो बयान दिए हैं वो अदालत में मान्य नहीं होने चाहिए। उनका तर्क था कि कस्टम अधिकारियों के सामने दिया गया बयान भी पुलिस के सामने दिए गए बयान की तरह ही होना चाहिए। बहुत ही बेसिक बात है ना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत पुलिस को दिया गया इकबालिया बयान कोर्ट में ठोस सबूत नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो डर या दबाव में दिया गया होगा। बिल्कुल। और बचाव पक्ष का यही कहना था कि कस्टम अधिकारी भी तो वर्दी पहनते हैं, उनके पास भी गिरफ्तार करने की ताकत होती है। तो एक आम इंसान के लिए तो वर्दी वाला आदमी वर्दी वाला ही है, डर तो कस्टम वाले से भी लगेगा। तो फिर उनके सामने दिया गया बयान अलग कैसे हो गया? और यहीं पर इस पूरे केस का असली कानूनी पेच छिपा है। जज ने 1997 की केआई पावन्नी जैसे ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट फैसलों का हवाला दिया। देखिए, कानून की नजर में कस्टम अधिकारी पुलिस नहीं होते। अच्छा, तो वो क्या होते हैं? वो राजस्व अधिकारी यानी रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं। कस्टम एक्ट की धारा 108 के तहत कस्टम अधिकारी को यह पावर है कि वो सबूत या दस्तावेज के लिए किसी को भी समन भेज सकता है, और कानूनी भाषा में इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्वासी जुडिशियल प्रोसेस माना जाता है। इसे अगर मैं थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करूं, जैसे मान लीजिए ट्रेन में एक टीटीई होता है और एक रेलवे पुलिस वाला होता है। हाँ, बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो टीटीई का काम है टिकट चेक करना और जुर्माना लेना, यानी सरकार के पैसे या राजस्व की सुरक्षा करना, जबकि पुलिस का काम तो क्राइम रोकना और मुजरिम को जेल में डालना है। एकदम सटीक। कानून यही मानता है कि कस्टम अधिकारी का मुख्य लक्ष्य टैक्स और ड्यूटी की चोरी रोकना है। वो पुलिस की तरह आपसे जबरदस्ती जुर्म कबूल करवाने के लिए नहीं बैठे हैं। अच्छा, तो इसलिए कानून ये मानकर चलता है कि कस्टम अधिकारी के सामने जो बयान दिया गया है वो बिना किसी पुलिसिया दबाव के दिया गया है। बिल्कुल। और इसी वजह से धारा 108 के तहत दर्ज किया गया वो बयान अदालत में एक बहुत ही ठोस सबूत बन जाता है। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है। अधिकारी की वर्दी के पीछे जो कानूनी परिभाषा है वो उस बयान की पूरी अहमियत ही बदल देती है। हाँ, और इसी आधार पर कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन बयानों को स्वेच्छा से दिया गया माना गया। तो फिर इस मामले का अंतिम फैसला क्या रहा? 28 साल लंबी चली इस कानूनी लड़ाई के बाद 2026 में पटना की विशेष अदालत ने इन ठोस सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को कस्टम एक्ट की धारा 135 के तहत दोषी ठहराया और दोनों को 3-3 साल की सजा सुनाई। बाप रे, 1998 का अपराध और सजा मिली 2026 में। ये मामला वाकई दिखाता है कि कैसे कानून की एक छोटी सी परिभाषा इतना बड़ा असर डाल सकती है। और सिस्टम कैसे काम करता है ये भी पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही जरूरी सवाल जहन में आता है। सोचने वाली बात है कि अगर कस्टम अधिकारी को दिए गए बयान में इतनी ज्यादा कानूनी ताकत है और सिर्फ रेवेन्यू का टैग होने से उसे बिना दबाव का मान लिया जाता है,
तो क्या आज के इस डिजिटल दौर में ऐसे हर बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य नहीं होनी चाहिए, ताकि ये पूरी तरह सुनिश्चित हो सके कि बयान एकदम पारदर्शी तरीके से दर्ज हुआ है? इस विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं।